चुनावी हलचल तेज हो गई है। पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा में लगी हुई हैं और इन सब के बीच जो झारखंड में तीसरा मोर्चा बनाता हुआ नजर आ रहा है, जयराम महतो की पार्टी JLKM, उसने भी अपने प्रत्याशी की 5वीं सूची जारी की है। लेकिन इस सूची में पहले जो नाम घोषित किए गए थे उनमें कुछ चेंजेस आया है। तो पूरी तरह से राज्य में चुनावी हलचल है और उसके साथ ही हमारे न्यूज रूम में भी चुनावी हलचल नजर आ रही है। फिलहाल हम चर्चा करेंगे अब JLKM पर किस किस सीटों पर इसकी मजबूत उम्मीदवारी है, आखिर क्यों जिन सीटों पर पहले जो कैंडिडेट घोषित किए गए थे उन्हें चेंज किया गया है और कौन कौन सी वैसी सीटें हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन जी, JLKM ने फिर से एक संशोधित सूची जारी की है, कुछ नए के साथ कुछ पुरानों को हटाकर फिर से उनके नाम सामने आए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या उस सीट पर जो अब नए नाम सामने आ रहे हैं वो प्रबल दावेदार है? देखिए, एक्चुअली अगर आप जो JLKM ने अपनी नई सूची जारी की है जो कि 5वीं सूची है, तो उसमें आप देखिएगा कि उन्होंने कुछ नए कैंडिडेट जो है उसकी भी घोषणा की है और कुछ सीटों पर जो है वो प्रत्याशी बदले हैं। अब प्रत्याशी बदलने के पीछे अगर आप वजह जानना चाहें तो एक जो साफ वजह दिखती है वो ये दिखती है कि अब बाकी जो दल हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा ऑलमोस्ट हर जगह पर कर दी है। यानी JMM की कैंडिडेट को देखकर चेंज किया गया है? नहीं, JMM के कैंडिडेट को देखकर, बीजेपी के कैंडिडेट को देखकर, फिर आप देखते हैं कि वहाँ पर आपके लिए जो सुटेबल कैंडिडेट है वो कौन हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है जयराम महतो ने जो है वो तय किया होगा, या जो उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड है जिससे जो है पास होकर अब ये बनते हैं आपको टिकटार्थी, तो ये जो टिकट मिला तो इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार किया गया और जब प्रत्याशी आ गए तो एक वजह तो ये जो है बड़ी वजह दिखती है कि प्रत्याशियों को देखने के बाद जो है वो बनाया गया है। अब अगर आप देखिए कि इसमें बन्ना गुप्ता की भी सीट है, बन्ना गुप्ता और सरयू राय की जो सीट है जमशेदपुर पश्चिमी, वहाँ से भी प्रत्याशी जो है वो बदल दिया गया है। और देखिए, पहले प्यारे लाल साहू थे यहाँ से कैंडिडेट और अब जो है तपन कुमार को जमशेदपुर पश्चिम से कैंडिडेट बनाया गया है। इसी तरह से आप चतरा सीट पर आइए जहाँ के सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश चुनाव लड़ रही हैं और साथ में जनार्दन पासवान के साथ उनका मुकाबला होना है। वहाँ पर पहले उमेश भारती थे और उनका टिकट काटकर अब अशोक भारती को ये टिकट जो है वो दे दिया गया है। इसी तरह से तोरपा सीट पर भी प्रत्याशी बदला गया है। पहले लक्ष्मण पाहन थे, अब विल्सन भेंगरा को जो है वो टिकट जो है सौंपा गया है। कोलीबिरा की सीट एक इम्पॉर्टेंट सीट है। यहाँ अगर आप देखें तो नमन विक्सल कोंगाड़ी जो है वो हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान, झापा से भी दोनों कैंडिडेट एनोसेका के दोनों बेटा और बेटी सिमडेगा और कोलीबिरा से चुनावी मैदान में है। तो कितनी मजबूत दावेदारी यहाँ JLKM की होगी? या देखिए, JLKM असर तो डालेगा। अब अगर आप यहाँ पर ये देखें, कोलीबिरा की अगर बात करें तो संदेश एक्का झापा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं जो कि एनोस एक्का के बेटे हैं। और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से जो जोजो हैं, सुजान जोजो, उन्होंने पिछली बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। तो आप एक त्रिकोणीय मुकाबला तो देख रहे थे। यहाँ पर जयराम की कोशिश होगी कि वो इसे चतुष्कोणीय बना दें, एक 4 कोणों में ये मुकाबला हो, तो उनकी कोशिश जो है ये होगी। और अब ये जो आपको चेंजेस हुए थे चतरा, तोरपा, कोलेबिरा और जमशेदपुर में, तो ये 4 प्रत्याशी बदले गए। फिलहाल बता दूं कि जो कोलेबिरा में है वो अजय एक्का को पहले टिकट मिला था, अब पुनीत कुमार को जो है वो टिकट दिया गया है। अब हम नए प्रत्याशियों की बात करें तो देखिए, एक सीट की बड़ी प्रतीक्षा हो रही है कि जयराम की दूसरी सीट कौन सी होगी। और हर बार जब JLKM की सीट आती है तो जब हम लोगों के हाथ में भी आती है तो सबसे पहले हमारी दृष्टि जो हम सरसरी तौर से देखते हैं तो यही देखते हैं कि क्या जयराम की जो दूसरी सीट है उसकी घोषणा हो चुकी है। तो 5वीं लिस्ट पर भी यही चीज़ रहा, लेकिन फिर जो है जयराम का नाम नहीं दिखा। तो वो सस्पेंस अभी तक कायम है कि जयराम की दूसरी सीट
कौन सी होगी। फिलहाल जो बाघमारा की सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है और बाघमारा एक महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस से जो हैं वो वरिष्ठ नेता जलेश्वर महतो जो है वो चुनाव लड़ने उतरेंगे। जलेश्वर महतो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, समता पार्टी के टिकट पर भी, जेडीयू के भी टिकट पर, बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और अब जो है पिछला जो चुनाव वो हारे थे, बस कुछ 100 वोटों से वो हार गए थे ढुल्लू महतो से। तो लेकिन अब जब ढुल्लू महतो सांसद बन गए हैं, उनके भाई शत्रुघ्न महतो इस चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में क्या जलेश्वर महतो अब मजबूती के साथ इस मैदान में नजर आ रहे हैं? क्या शत्रुघ्न महतो ढुल्लू महतो की तरह जलेश्वर महतो का वोट काट पाएंगे? देखिए, हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं और हर बार के चुनाव के समीकरण अलग हो जाते हैं। नहीं तो अगर ऐसा होता कि एक ही समीकरण काम करता तब तो फिर हर सीट पर एक ही प्रत्याशी हर बार जीतता। तो ऐसी बात नहीं। पिछले चुनाव के समीकरण कुछ और थे, उस वक्त क्या स्थिति रहती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और आमतौर पर चुनाव में जो तात्कालिक कारण होते हैं उसका प्रभाव जो है वो ज़बरदस्त पड़ता है। फिलहाल अगर ढुल्लू महतो सांसद बने हैं, लेकिन वो जिस सीट से सांसद बने मतलब धनबाद से, बाघमारा जो है वो उस विधानसभा के अंतर्गत आता नहीं है। वो जो विधानसभा है वो गिरिडीह के अंतर्गत आता है, भले ही वो धनबाद ज़िले में है। और अगर आप देखें तो बाघमारा से JLKM ने शानदार चुनाव लड़ा था लोकसभा का और जो वो गिरिडीह के अंतर्गत आया था और जयराम जो है चूँकि गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे थे तो बाघमारा में उन्होंने 46,000 वोट लाए हैं, 46,272 वोट। और इसके अलावा यहाँ पर जो आप कुर्मी आबादी की बात करते हैं, महतो वोटर्स की बात करते हैं, वो 11-12% है और कैंडिडेट उन्होंने बनाया है दीपक कुमार रवानी को। तो बहुत सोच समझकर बनाया है कि दीपक कुमार रवानी के जो कास्ट के वोट हैं वो उनको उनके नाम पर मिल जाए। लेकिन लोकसभा में जो लीड मिली थी या जिस तरह से जयराम महतो ने वोट लाया था उस वक्त जयराम महतो थे, इस बार जयराम महतो नहीं है, तो क्या फ़र्क दिखेगा? या नेचुरली फ़र्क बहुत दिखेगा। और तब भी जयराम महतो बाघमारा में पिछड़ गए थे, वहाँ से आजसू ने अच्छी लीड ली थी, लेकिन बावजूद इसके बाघमारा में चूँकि 46,000 वोट ले आना कोई हंसी मजाक की बात होती नहीं है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो उनकी नज़र है कि ये जो कैंडिडेट हैं दीपक कुमार रवानी वो कुछ स्वजातीय वोट अपने लिए ले आएँ और फिर जो कुर्मी वोटर्स हैं वो कुछ उनको वोट कर दें, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो है वो मुकाबले में आ सकते हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। तो ये कोशिश जो है जयराम की तरफ से है। देखिए, जयराम का अगर आप इस चुनाव में देखें तो न सिर्फ सीटें जीतना उनका उद्देश्य है बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट भी हासिल करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ज़्यादा सीटों पर कैंडिडेट दिया है ताकि उन्हें राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें काउंट करती हैं और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि अब तक 58 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो जितनी ज़्यादा सीटें होंगी, जब वोटों का योग होगा, जोड़ होगा, तो वोट उतने बढ़ेंगे। तो इसका फ़ायदा चूँकि वो पार्टी के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं। तो बाघमारा से दीपक कुमार रवानी है, शत्रुघ्न महतो और जलेश्वर महतो की जो लड़ाई होगी उसको वो त्रिकोणीय बनाना चाहते हैं। इसके अलावा गिरिडीह की सीट एक महत्वपूर्ण सीट है और गिरिडीह पर जो है आप सुदिव्य सोनू हैं, JMM के सिटिंग MLA हैं और उनको जो टक्कर दे रहे हैं वो BJP से निर्भय शाहाबादी हैं और जो निर्भय शाहाबादी हैं वो जो है गिरिडीह से चुनाव जीत चुके हैं। तो वो ex-MLA हैं, ये प्रेजेंट MLA हैं। अब यहाँ पर जो है नवीन आनंद चौरसिया जो कि समाज सेवी हैं उनको जो है शामिल किया गया है। पहले ये, जहाँ तक मुझे पता है, ये पहले कांग्रेस में भी थे और OBC मोर्चा से कांग्रेस के जुड़े हुए थे। तो राजनीतिक इतिहास इनका रहा है, लेकिन दो दिग्गजों के बीच में ये खुद को कहाँ बना पा रहे हैं? देखिए, इन सारी सीटों पर ये ज़रूरी है कि जयराम का इम्पैक्ट कितना होता है, वो इस चुनाव में कितना है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए, प्रत्याशियों के नाम पर उतने वोट शायद न मिले। जो वोट JLKM को इस चुनाव में मिलेगा वो मिलेगा जयराम
के नाम पर मिलेगा। और चूंकि गिरिडीह से वो चुनाव लड़े थे और तब जहां उन्होंने जो है 21,786 वोट लाया था गिरिडीह में, तो इसलिए उन्हें उम्मीद होगी कि यहाँ पर जो उनके प्रत्याशी हैं नवीन आनंद चौरसिया, अगर वो अपने स्वजातीय वोटर कुछ जोड़ लेते हैं तो वैसी परिस्थिति में वो भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं, ट्रायंगुलर बना सकते हैं। और इसी की कोशिश जो है वो जयराम के द्वारा की गई है। चूँकि वो खुद डुमरी से चुनाव लड़ेंगे तो जो ये सब गिरिडीह है, बागमारा है, ये जगह जो है वो उनसे नज़दीक होगी। तो जब वक्त मिलेगा तो हो सकता है वो यहाँ चुनाव प्रचार के लिए भी समय निकालें। देखिए जयराम के साथ जो परेशानी आएगी वो ये आएगी कि डुमरी बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और वहाँ से लोकसभा में जो उनकी बढ़त थी, बहुत ज़बरदस्त बढ़त थी, क्या वो विधानसभा में होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या जो खबरें चल रही थी कि डुमरी में बेबी देवी के बेटे को टिकट मिल सकता है इस बार, तो जयराम महतो के खड़े होने के बाद ही वो फैसला स्थगित हुआ और फिर से बेबी देवी चुनावी मैदान में रही ताकि वो मजबूती के साथ टक्कर दें या एक सिंपैथी वोट भी उन्हें मिल जाए? या ये एक बड़ी वजह हो सकती है। बेबी देवी मंत्री हैं और अभी चूंकि मैया सम्मान योजना भी इसका एक कारक हो सकता है बेबी देवी को फिर से चुनाव में उतारने के पीछे, चूंकि उनके मंत्रालय से जुड़ी चीज़ें थी और वो जो यात्रा निकल रही थी मैया योजना को लेकर, उसमें वो हर जगह जो है साथ रही कल्पना सोरेन के, तो इस वजह से चूंकि वो एक्टिव दिखी पॉलिटिक्स में, तो इस वजह से भी उन्हें टिकट मिला होगा। और फिर जो एक बात आपने कही कि जब बेबी देवी की बात आएगी तो साथ में जगन्नाथ महतो की बात आएगी, और जगन्नाथ महतो को लेकर डुमरी में आप जो कह सकते हैं कि उनका एक प्रभाव तो रहा ही है, वहाँ के लोग उन्हें जो है वो सम्मान भी देते हैं, तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में, और चूंकि जयराम जो है वो भी इस क्षेत्र में युवा दिलों की धड़कन बन चुके हैं और जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, बहुत अग्रेसिव उनका ये स्टाइल है और ये एक ऐसा स्टाइल है जो लोग पसंद करते हैं। खास करके चुनाव में या कोई भी जो उनके प्रशंसक होते हैं वो अपने नेता को अग्रेसिव देखना चाहते हैं कि वो विषयों पर किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं। कई ऐसे मामले हुए हैं जहां पर उन्होंने जाकर जो श्रमिक वर्ग हैं उनके मामले को निपटाया है कंपनी से बातचीत करके, तो ये सब जयराम को फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो टाइगर के गढ़ में टाइगर है और अब इन दोनों टाइगरों की लड़ाई में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। चूँकि आजसू ने अभी यहाँ से अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। खैर हम वापस लौटते हैं, तो मैं गिरिडीह की बात करते करते वहाँ पहुँच गया। तो गिरिडीह से चूँकि जब जयराम लड़ रहे थे तो 21,786 वोट जो है वो लाने में कामयाब हुए थे। तो उनकी उम्मीद यही है कि नवीन आनंद चौरसिया जो है वो इतने वोट ले आएंगे कि मुकाबले को ट्रायंगुलर बना सकें। इसके अलावा जो अगली सीट है वो गुमला की सीट है और यहाँ से जो है निशा कुमारी भगत जो है वो चुनाव लड़ रही हैं और निशा कुमारी भगत जो है वो इधर लगातार JLKM के कार्यक्रमों में सम्मिलित रही हैं। और यहाँ पर देखिए अगर उनके मुकाबले की हम बात करें तो भूषण तिर्की जो है यहाँ से अभी विधायक हैं। पिछला चुनाव जो है उन्होंने 7,500 वोट से जीता था, लेकिन गुमला में इस पर बीजेपी ने भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया है, सुदर्शन भगत को उतारा है यहाँ से उन्होंने। तो और अब जो है निशा कुमारी भगत जो है वो किस तरह से चुनाव लड़ती हैं और वो जो वोट लाती हैं तो उसका चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ता है, इस पर बहुत कुछ जो है वो यहाँ का चुनाव परिणाम निर्भर करेगा कि वो कितने वोट लाती हैं। इसके अलावा फिर मंत्री रामेश्वर उरांव की सीट है, लोहरदगा की सीट है, वहाँ से किस्कोर उरांव को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ से आजसू का कैंडिडेट नीरू शांति भगत यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो रामेश्वर उरांव और नीरू शांति भगत के बीच किस्कोर उरांव जो है किस तरह का प्रदर्शन करते हैं ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। लेकिन एक और सीट जिसकी कि मैं बात करना चाहूँगा
वो भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। CPI-ML के विनोद सिंह की सीट है। बगोदड़ की हम बात करें और यहाँ पर अगर आप देखिए तो 20-21% मुस्लिम आबादी है, वोटर्स हैं बगोदड़ में, और जो कि विनोद सिंह को मिलता रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो JLKM के प्रत्याशी हैं वो डॉक्टर सलीम अंसारी हैं, और डॉक्टर सलीम अंसारी जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। विनोद सिंह और नागेंद्र महतो जो है यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर महतो वोटर्स की संख्या भी, माले के वोटर्स होते हैं वो दिखते नहीं, जो कैडर वोटर हैं वो तो दिखेंगे नहीं, लेकिन समीकरण जो है अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से खड़े करते हैं तो क्या समीकरण सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है? अच्छा, समीकरण सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, और डॉक्टर सलीम अंसारी अगर अच्छे से चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल ट्रायंगुलर फाइट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ महतो वोटर्स भी जो है वो अच्छी संख्या में हैं, 20-21% के आसपास हैं। तो अगर आप चंक अगर जोड़ें तो वो 40% के आसपास होगा, और अगर कहीं पर भी ट्रायंगुलर फाइट होती है तो 35-37% पर रिजल्ट आ जाता है, कई बार तो 27-28% पर भी आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर सलीम अंसारी खुद अपने लिए चुनाव बनाएंगे या किसी का खेल खराब करेंगे, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा, और उस पर सभी की नज़र होगी। तो ये जो है कैंडिडेट्स जो है वो जयराम की पार्टी JLKM ने दिए हैं, जिसमें कि नई सीटों की हम बात करें तो बाघमारा से दीपक कुमार रवानी, गिरिडीह से नवीन आनंद चौरसिया, बगोदड़ से डॉक्टर सलीम अंसारी, गुमला से निशा कुमारी भगत और लोहरदगा से किशोर उरांव, और कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदले, जिसमें चतरा में उमेश भारती की जगह अशोक भारती, तोरपा में लक्ष्मण पाहन के जगह विल्सन बेंगरा, कोलेबीरा में अजय एक्का की जगह पुनीत कुमार, और जमशेदपुर में प्यारे लाल साहू की जगह तपन कुमार। तो ये प्रत्याशी बदले गए हैं। तो अब अगर देखें तो कुल मिलाकर 58 प्रत्याशी जो है JLKM ने घोषित कर दिए हैं। अब और कितनी सीटों पर JLKM लड़ता है चुनाव, ये देखना भी एक दिलचस्प बात होगी। और क्योंकि देखिए एक सीट तो अभी आनी कम से कम बाकी है ही, कि आपको जयराम कहाँ से लड़ेंगे। और जब आप और सीटों की बात करते हैं तो गोमिया की सीट है, बैरमो की सीट है, मांडू की सीट है, इन 3 पर तो प्रत्याशी कम से कम आने ही हैं। इससे ज़्यादा पर आएंगे, मुझे लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, और इसके पीछे जो मकसद है वो भी मैंने आपको बताया। और वो चाहेंगे कि कई बार होता है कि कहीं ट्रायंगुलर फाइट बनती है तो कोई भी प्रत्याशी जीत जाता है, तो वो उनकी कोशिश तो होगी कि उनके तरफ से ज़्यादा जो है प्रत्याशी विधायक बन जाएं, तो ताकि वो एक स्थिति में हों चुनाव के बाद, कम से कम बार्गेन करने की स्थिति में हों किसी भी गठबंधन से। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, और ये बात तो तय है कि अगर JLKM सही ढंग से प्रचार करता है, जयराम उतना वक्त निकाल पाते हैं। देखिए जयराम के लिए अगर आप स्टार प्रचारक पार्टी में वही है फिलहाल। जी हाँ, और जो अगर आप जयराम के लिए नुकसान वाली बात देखें तो वो यही है कि झारखंड में 2 फेज में चुनाव हो रहा है। अगर फेजेस ज़्यादा होते तो जयराम के लिए आसानी होती, ताकि वो ज़्यादा जगहों पर जा पाते। चूँकि 2 ही फेज में चुनाव है तो हर सीट पर पहुंचना उनके लिए शायद मुमकिन ना हो, तो चूँकि उन्हें अपनी सीट भी देखनी है और कोई भी सीट उनके लिए भी आसान नहीं होगी। तो ये चीज़ें हैं, तो ये उनके लिए थोड़ा नुकसान हुआ कि 2 फेज में चुनाव हो गया है, लेकिन बावजूद इसके वो भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और JLKM के प्रदर्शन पर पूरे राज्य की ही नज़र नहीं है, देश में कई राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि जयराम महतो की पार्टी के प्रदर्शन पर नज़रें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि क्या वो उभरते हैं, उनका राजनीतिक भविष्य इस चुनाव पर बहुत कुछ टिका हुआ है। तो इसलिए ये चुनाव जयराम की पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए NDA और इंडिया गठबंधन की हम बात तो करते ही हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, JLKM के लिए भी ये चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो छाप छोड़ेंगे इस चुनाव पर वो आपको बहुत दिनों तक दिखती रहेगी। अगर आप बेहतर करते हैं तो फिर आगे आने वाले चुनाव में भी आपको
इसका फ़ायदा होता है। और अगर आप बेहतर प्रदर्शन नहीं करते तो बहुत तरह की शंकाएं जो है लोगों के मन में जाती हैं। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए जो 2024 का विधानसभा चुनाव है वो JLKM के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चलिए, तो ये जो विधानसभा चुनाव है नई पार्टी JLKM के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी चुनौती उसके लिए ये है कि वो राज्य में अपनी पार्टी को राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित कर सके। फिलहाल जो संकट है, जयराम महतो अकेले स्टार प्रचारक के रूप में इस पार्टी में नजर आएंगे। 2 चरणों में ही चुनाव होने हैं तो उनके पास वक्त भी उतना नहीं होगा कि वो हर सीट पर जाकर बहुत अच्छे से चुनाव प्रचार कर सके। ऐसे में अब जो NDA और इंडी गठबंधन है, उन दोनों के बीच में जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM कितना अपने आप को स्थापित कर पाती है, ये आने वाले दिनों में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और इस पर लगातार हमारी नज़रें भी टिकी हुई हैं और लगातार आप तक हम खबरें भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाय स्कोप के साथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।